हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। और कल जो पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की न्यूज़ बता दी है, उससे ये लेक्चरेट तो अच्छा हो ही गया है, साथ में जीडी का टॉपिक भी बन सकता है। अब आगे आने वाले एसएसबी में ये जीडी में भी पूछा जा सकता है, और लेक्चरेट जिसको आ गया उसको किस तरह से बोलना है ये सफिशिएंट है। तो पहले हम जीडी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये जीडी में आए, क्योंकि लेक्चरेट 3 मिनट का होता है, जीडी 15 मिनट से ऊपर जा सकता है। अगर तुम्हारे हाथ में कोई पॉइंट आता है और तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है जिसको तुम ग्रुप में बोल सकते हो, और सारे लोग फैक्ट समझ के हाँ बोलेंगे और तुम्हारा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसमें पर्सनल लॉज को हटाने की बात हो रही है और एक कॉमन लॉ लाने की बात हो रही है। ठीक है, रिलीजन, पर्सनल एडॉप्शन और इनहेरिटेंस के बेसिस पे। तो ये जनरली हम मैरिज पे फोकस नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस राइट और एडॉप्शन राइट पे भी फोकस करता है यूसीसी। ठीक है, और यहाँ पे तुम अपना पॉइंट बोल सकते हो अगर ये टर्मिनोलॉजी याद है। मुस्लिम पर्सनल लॉज या हलाला, इद्दत, तलाक। ठीक है, हलाला में क्या होता है, अगर तुम्हारी किसी के साथ तलाक हो गया तो फिर तुम उससे दोबारा शादी अगर करना चाहते हो, शादी बोलो निकाह बोलो, करना चाहते हो तो किसी और से पहले करके उससे फिर तलाक लेके फिर करना होगा। तो ये जो है वुमेन को जो है, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इद्दत में क्या होता है कि इस पे भी बताऊंगा मैं जब मैं नीचे शाह बानू का केस डिस्कस करूंगा। और तलाक तो तुम्हें पता ही है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है यूसीसी, मगर डीपीएसपी में 44th आर्टिकल में लिखा हुआ है। मतलब ये लीगली फोर्स नहीं हो सकता, इन्फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर ये आइडियल माना जाता है। तो यूसीसी जो है पर्सनल लॉ की जगह हम कॉमन लॉ लाने की बात कर रहे हैं, पहली बात। और इसमें वुमेन के राइट होंगे, प्रॉपर्टी के राइट होंगे, रिलीजन के राइट होंगे। तो जो लोग सपोर्ट में हैं, जो लोग अगेंस्ट में हैं, उनका क्या कहना है और क्यों है ऐसा। ठीक है, तो अगेंस्ट का कारण है कि राइट टू रिलीजन को ये खंडित कर रहा है। आर्टिकल 25 में थोड़ी बहुत, जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जो कहता है आर्टिकल 25, उसको थोड़ा सा ये इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए लोग कह रहे हैं। और साथ में यूनिफॉर्मिटी किल कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर यूनिफॉर्मिटी लाओगे तो जो, जैसे ट्राइब की बात करें तो उनके ट्राइब के रिचुअल हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ट्राइब एक्चुअली पॉलीगैमी अलाउ करते हैं कुछ जगह पे, कुछ में सक्सेसिव राइट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इनफैक्ट कुछ ट्राइब में ऐसा माना गया है कि जो आगे प्रॉपर्टी मिलेगी वो एक फीमेल को ही मिलेगी। तो अलग अलग ट्राइब्स के अपने अपने धर्म हैं। इसलिए ये जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है वो नॉट अलाउड फॉर ट्राइब्स है। तो एक्चुअली क्या करा है, ucc.uk.government.in नाम की वेबसाइट बनाई। उसमें तुम्हें जो भी मैरिज, डिवोर्स या लिव इन रिलेशनशिप जिसमें भी रहोगे तुम, उत्तराखंड में हुआ है ये। ठीक है, उसको तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जाके। इनफैक्ट मिस्टर धामी जी ने भी अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन इसमें करा है। अब मैं लैंडमार्क जुडिशियल केसेस के आने से पहले एक बार बता दूं कि यूसीसी कर क्या रहा है और मतलब अच्छा क्या कर रहा है। पहले तो ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ऐसे शब्दों का ध्यान रखना कि फोस्टरिंग इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये बोल पाओगे, इंपैक्टफुल लगेगा। तो पहले तो है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। ठीक है, वुमेन के कुछ, क्योंकि ना ये मुस्लिम पर्सनल लॉज अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, ये जो बने गए हैं बहुत ही दिक्कत भरे लॉ हैं। देन यूनिफाइज पर्सनल लॉज, देन स्ट्रेंथ एंड सेक्युलरिज्म। ये तीन चीज़ों का वो करता है। और चैलेंजेस क्या क्या हैं कि कल्चर, रिलीजन, डाइवर्सिटी है बहुत सारी, जिसकी वजह से कुछ लोग मान नहीं रहे हैं इसको। देन पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है। अपोजिट वाली पार्टी और इसको बड़ा मुद्दा बना के तुम्हें कम वोट दे देगी या तुम्हारे खिलाफ भड़का सकते हैं। देन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इशू है। ठीक है, क्योंकि सर्टेन कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ट्रिगर हो जाएंगी, कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लैंडमार्क जुडिशियल केस पे, दैट इज शाह बानू केस। तो इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद अहमद खान थे इनके पति। ठीक है, ये भी एक एडवोकेट ही थे। इनके साथ इनका निकाह हुआ और 5 बच्चे हुए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इनको छोड़ दिया शाह बानू को। अब क्या है, छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ महीने तक इनकी हेल्प की। अब 5 बच्चों के साथ वो एक अकेली औरत क्या करेगी, है ना। तो उन्होंने कुछ मॉनेटरी हेल्प की, मगर कुछ महीनों बाद फिर वापस फिर कोई कांटेक्ट नहीं करा। तो इसलिए शाह बानो ने केस लड़ा है अपना। तो होता क्या है कि मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि इद्दत तक, यानी 3 महीने 10 दिन तक हम, अगर कोई जैसे पति या डिवोर्स हो जाता है या पति का डेथ हो जाता है, तो पत्नी की हेल्प होती है 3 महीने 10 दिन तक, है ना। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो अहमद खान को तो चलो सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ, और शाह बानो को कौन सपोर्ट करे। तो ये केस उठा तो शुरू में तो बहुत 10-12 रुपये महीने भर में देने की बात करी, फिर 179 रुपये देने की बात करी हर महीने, फिर भी देखो सफिशिएंट नहीं होता है अनटिल द वुमेन इज़ कैपेबल ऑफ अर्निंग हर ओन। ठीक है, ये केस हो गया। देन अगला आता है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन 1995। ठीक है, 1985 1995, 10 साल का अंतर। तो इसमें क्या है, सरला मुदगल भी एक एनजीओ की फाउंडर थी। उन्होंने पता, देखो होता क्या है कि जेंडर इक्वालिटी पे बात छिड़ती है, और हिंदू मैरिज एक्ट लाना जरूरी हो गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि कुछ हिंदू लोग क्या कर रहे थे ना, जैसे एक औरत से शादी करने के बाद, अब हिंदू में तो एक ही शादी अलाउड है ना। बाईगेमी यानी 2 शादी करना, और पॉलीगेमी मीन्स मल्टीपल शादी करना। तो 2 शादी करना अलाउड था हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत। ठीक है, तो उसमें अलाउड था। तो क्या कर रहे थे कुछ हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम हो जा रहे थे। तो लेट्स से कि एक दो हिंदू
लोगों ने शादी करी, औरत और एक आदमी। अब उस आदमी को किसी और से भी प्यार हो गया तो उसने क्या करा, धर्म परिवर्तन करके, और जो जो महिला है वो भी हिंदू है, वो भी धर्म परिवर्तन करके आपस में निकाह कर लिया। अब हुआ क्या, पिछले वाली महिला का क्या कहलाया जाएगा, है ना। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया जिसके सेक्शन 5 के तहत मैरिज होती है। और अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं हुआ सेक्शन 13 के तहत, तब तक वो माना नहीं। अगर तुमने एक बार भी हिंदू मैरिज अपना ली तो यू आर अंडर इट। तो बहुत लोग ये चालाकी कर रहे थे, है ना। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। बाईगेमी अलाउड नहीं है आईपीसी का 494 495 जो कहता है उसके तहत, ठीक है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ये भी हमारे ये सारे एक्ट पास हुए, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट, देन सक्सेशन एक्ट, ये सब। और प्री की बात करें तो लेक्स लो की रिपोर्ट या बी एन राव कमेटी, इसके बारे में पढ़ सकते हो प्री इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो पहले भी बात चल रही थी, और इनफैक्ट हमारा हमेशा सुप्रीम कोर्ट इसके समर्थन में रहता है, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं जो लूप होल को ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ निकाल पाए उससे। चलो जीडी डिस्कस हो गया, इससे एक फ़ायदा हुआ कि तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे। अब लेक्चरेट के थ्रू उसको और बढ़िया से कर देते हैं, अगर सिर्फ इंडिविजुअल टॉपिक तुम्हारे को 3 मिनट तक बोलने को आया तो। रिस्पेक्टेड जीटी सर, माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, अ सिग्निफिकेंट एंड ऑफन डिबेटेड टॉपिक इन इंडिया, ठीक है। भारत में बहुत जरूरी और डिबेटेड टॉपिक है। आई विल कवर इट्स मीनिंग, उसका मतलब या फिर इंट्रोडक्शन, इट्स इंपॉर्टेंस, उसके चैलेंजेस और रीसेंट डेवलपमेंट, जिसमें मैं रीसेंट न्यूज़ रखूंगा, एंड फॉलोड बाय कंक्लूजन, जिसमें मैं भीमराव अम्बेडकर जी का कोट भी दे दूंगा एक, जिससे देखो इम्पैक्ट बनेगा। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, द यूसीसी एम टू रिप्लेस पर्सनल लॉस, ठीक है। पर्सनल लॉस को रिप्लेस करना है बेस्ड ऑन रिलीजन विद वन कॉमन सेट ऑफ लॉस फॉर ऑल सिटीजन। किसके बेसिस पे, रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन। तो ये तो डिवोर्स, मैरिज और इनहेरिटेंस एडॉप्शन सिर्फ मैरिज के बेसिस पे नहीं, इन पॉइंट्स को भी याद रखना, ठीक है। ये सारे रिगार्डिंग दीज ऑल्सो इट इज़ मैंशनड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आसान हो गया, ये डिस्कस करा था हमने, आर्टिकल 44 है, मीनिंग इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट सर्व एज अ गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस, ठीक है। लॉ ने इन्फोर्स नहीं करा है, मगर क्योंकि देखो उस समय क्या हुआ था, ये कर सकते थे इन्फोर्स, मगर पहले हम सारे सारे धर्मों को एक साथ लाना चाह रहे थे ना, और वहाँ पे उस समय पे ये इसको इन्फोर्स कर देते तो हमारे फिर ये जो स्टेट्स आए हैं इतने इकट्ठा होकर पूरा भारत बना है, ये टूट फूट जाता। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस, अब इसकी जरूरत क्या है। द यूसीसी प्रमोट्स इक्वालिटी बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन इज गवर्न बाय द सेम सिविल लॉज, ठीक है। इक्वालिटी रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट, ठीक है। रिलीजन धर्म के बेसिस पे नहीं हो सकता, या जेंडर कास्ट के बेसिस पे। इट एम्स टू सिंप्लीफाई द लीगल सिस्टम एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बायस। अब लीगल सिस्टम को, क्योंकि ना वहाँ पे क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से ले आ रहा है, ठीक है। अब कुछ भी बात हुई, अगर हलाला की बात हुई या इद्दत की बात हुई, तो वहाँ पे हमारे ये सिविल कोड्स के साथ और लोग भी इंटरफेयर कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ना हो तो कितनी बढ़िया बात है कि ये स्ट्रेंथ करेगा हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को बाय प्रोवाइडिंग कॉमन फ्रेमवर्क फॉर पर्सनल लॉस, विच इज़ पर्टिकुलरली क्रूशियल इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे भारत में जरूरी है। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हैं, मैंने बताया, देख रहे हो, मैंने बताया इंपॉर्टेंस क्या थी, फिर चैलेंजेस क्या है, तो उसको पैराग्राफ वाइज बता दिया कि इंप्लीमेंटिंग यूसीसी हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल। सबसे पहले ना तुरंत नहीं बता देना क्या चैलेंजेस है, पहले एक थोड़ी जनरल सी स्टेटमेंट दे देनी है कि एक यूसीसी को इंप्लीमेंट करना कंट्रोवर्शियल है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं ऐसे शब्दों का और ठहर के बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है ना। मैनी कम्युनिटीज सी इट एज अ थ्रेट बट टू देयर रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, बताया मैंने कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हो गया, कुछ कम्युनिटीज ऐसे कहते हैं कि उनकी रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए थ्रेट है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंडियाज डाइवर्सिटी रिक्वायर रिस्पेक्ट फॉर अ डिफरेंट पर्सनल लॉज रैदर देन यूनिफॉर्मिटी। तो देखो क्रिटिक्स जो लोग इसका विद्रोह करते हैं यूसीसी का, वो कहते हैं कि किस बात का तुम ये मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर तुम सच में रिस्पेक्ट करते हो किसी की, तो उनके जो जो लॉज हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि यूनिफॉर्मिटी पे ज़्यादा जाना चाहिए, है ना। ऑल्सो ड्राफ्टिंग अ यूसीसी हैज़ इट्स फेयर एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। मान लो यूसीसी बनाया गया और सब लोग एक्सेप्ट कर सकें उसको, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। एक वर्ग का फ़ायदा होगा तो दूसरे का नुकसान हो सकता है। स्पीकिंग अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट, तो उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑन जनवरी 27, 2025, यानी कल की बात है, ठीक है। तो रिसेंट डेवलपमेंट में उत्तराखंड जो है पहला स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया का बना जो कि यूसीसी को इंप्लीमेंट कर पा रहा है, जो कि अनाउंस करा हमारे चीफ मिनिस्टर पुष्कर जी ने। दिस इज़ अ लैंडमार्क स्टेप टुवार्ड्स मेकिंग द यूसीसी अ रियलिटी इन इंडिया। तो एक कदम रख दिया है, ठीक है। गोवा की बात करते हैं, देखो उत्तराखंड से पहले गोवा में बात चली है कि इट इज़ द ओनली स्टेट दैट ऑलरेडी फॉलोज यूसीसी, कॉमन सिविल कोड फॉलो करता है बेस्ड ऑन द पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ 1867, ठीक है। तो गोवा जो है वो कॉमन सिविल कोड को फॉलो करता है, किसके बेसिस पे, पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ 1867। अंडर दिस कोड ऑल कम्युनिटीज आर गवर्न बाय द सेम लॉ फॉर मैरिज एंड सक्सेशन।
सारी कम्युनिटीज जो है सेम लॉ पे फॉलो करेंगी, ये गोवा करता आ रहा है। लुकिंग एट द वे फॉरवर्ड, अब आगे का देखें तो क्या तरीका लगाया जा सकता है। फेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी कंबाइंड विद कंसल्टेशन विद ऑल कम्युनिटीज। ध्यान से समझना, फेस्ड इंप्लीमेंटेशन में फेजेस में, जैसे एग्जाम होता है, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है ना। तो अगर हम जैसे शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड में, ऐसे अगर करके या फिर हम एक बहुत ही वेग सा बनाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट लाएं, ऐसा अगर कुछ कर सकें तो कंबाइंड विद कंसल्टेंट विद ऑल कम्युनिटीज, जो जो कम्युनिटीज़ को दिक्कत है उनसे बातचीत करके, ठीक है, कुड इंश्योर इट सक्सेस, तो यूसीसी इंप्लीमेंट करा जा सकता है। एजुकेटिंग सिटीजन अबाउट दिस बेनिफिट, ठीक है, लोगों को बेनिफिट्स बताना ऑफ द यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस रेजिस्टेंस। तो जो लोग बाधा क्रिएट कर रहे हैं उनको अगर किसी को समझाया जाए कि इतने पेंडिंग केसेस के बीच में ऐसे केसेस जो आ रहे हैं, है ना, जो यूसीसी के खिलाफ वाले केसेस, अगर यूसीसी होता तो कितने केसेस जो हैं बच सकते थे, ठीक है। इनफैक्ट तुम्हें बताया मैंने, वुमेन को राइट मिलता है, ठीक है, अनडिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट के बेसिस जो भी होता है उन सबसे राहत मिलती है। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्वल सोसाइटी। अच्छी बात है कि हम एक इंक्लूसिव, एक इक्वल सोसाइटी, एक ऐसा समाज में रहेंगे जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा ना। देखो तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड, वंस सेड, ऐसे करके, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक होता है कि किसी को एडजेक्टिव दे देना, द आर्किटेक्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्किटेक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी, देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी वोट देने का अधिकार वगैरह मिलना। सोशल डेमोक्रेसी मतलब अगर तुम कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते रहोगे तो वोट देने के अधिकार से भी क्या होगा, है ना। तो तुम्हें पहले बेसिक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। देयर फॉर यूसीसी हैज़ अ पोटेंशियल टू ब्रिज डिवाइड एंड स्ट्रेंथ इन अवर डेमोक्रेसी, ठीक है। जो हमारी डेमोक्रेसी को ब्रिज करने का काम है वो यूसीसी कर सकता है। थैंक यू।